लग रहा है कि देख रहे हो। चलो तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखो ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है, तो पहले हमें वो समझने की जरूरत है। ये पूरा का पूरा चैप्टर एड्सॉर्प्शन फिनोमिना पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एड्सॉर्प्शन फिनोमिना पे बेस्ड है। अब ये एड्सॉर्प्शन फिनोमिना क्या होता है जरा आप उसको समझो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने चाय तो पी होगी, चाय तो आप सुबह सुबह पीते ही हो। उस चाय में जब आप बिस्किट डुबोते हो, चाय में जब आपने बिस्किट डुबोया, हा पानी आ रहा होगा मुंह में, तो बिस्किट एक्चुअली पूरी तरह से गीला हो जाता है और ज्यादा देर डुबो के रखा तो वो बिस्किट चाय में गिर जाएगा, है ना। और कई कई बदमाश ऐसे होते हैं जो उसमें से बिस्किट को निकाल निकाल के खा जाते हैं। नहीं, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पर बिस्किट ने क्या किया, पूरी चाय को ही अपने अंदर चूस लिया, है ना। जैसे ये बोर्ड के एग्जाम और नीट के एग्जाम हमारे बच्चों के भविष्य को चूस रहे हैं, वैसे ही सरकाज़म वैसे ही बिस्किट ने क्या किया, चाय को पूरी तरह से अपने अंदर चूस लिया। अब उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसको अंग्रेजी में एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, मतलब पूरी तरह से अपने अंदर समा लेना, पूरी तरह से चीजों को अपने अंदर चूस लेना। अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था, लेकिन अगर मैं क्या करूं, सपोज करो कि मेरे पास है ना ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये लकड़ी का टुकड़ा। अब बिस्किट और लकड़ी के टुकड़े में फर्क तो होता ही है। अब अगर मैं पानी लूं, पानी की बकेट यूं, चाय ले लो, तुम्हारी मर्जी है जो भी। अब मैं ना ये जो लकड़ी का टुकड़ा है उसको मैं पहले डुबोया, डुबो के मैंने तुरंत बाहर निकाल लिया, तो क्या होगा? होगा कुछ यूं कि जो पानी होगा, अगर देखो लकड़ी के टुकड़े के ऊपर अगर फर्निशिंग की हुई है तब तो पानी भी नहीं चिपकेगा। अदरवाइज आप ध्यान से देखना कि लकड़ी के टुकड़े के सरफेस पर, जो प्योर लकड़ी होती है पेड़ से काटी गई, उसके सरफेस पर पानी आपको वो सरफेस पे गीली मिलेगी, लेकिन वो अंदर से गीली नहीं होगी। आपने कभी भी ट्राई करके देना, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो ना, उसको आप पानी में डुबोना, तुरंत बाहर निकालना, तो वो सरफेस पे गीली होगी, अंदर गीली नहीं होगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। तो देयर इज अ फिनोमिना कॉल्ड एडसॉर्प्शन, और उसका मतलब होता है कि जब आपका एब्जॉर्ब होने वाली चीज सिर्फ सरफेस पर एब्जॉर्ब हुई है और कहीं नहीं, उसको एडसॉर्प्शन कहते हैं। सो एडसॉर्प्शन इज द फिनोमिना व्हिच हैपेंस ओनली ऑन सरफेस, नॉट इनसाइड, अंदर नहीं होती है। जैसे आप लोगों को कितना भी कह लो, आपको फर्क ऊपर ऊपर ही पड़ता है। आपके पापा कहते हैं नहीं गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, बोलते हैं नहीं गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बेटा बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, आपको कोई फर्क नहीं, आपको ऊपर ऊपर से सुनाई दे रहा है, अंदर तो घुसती नहीं हो बात। भगवान का नाम लो, ऊपर वाले का नाम लो, अंदर तो जाती नहीं बात, ऊपर ऊपर से है। तो जो ऊपर वाले का ऊपर वाली चीज ही होती है, सिर्फ सरफेस वाली, समझ में आ रहा है? जहां पर सिर्फ सरफेस पे एडसॉर्प्शन है, सरफेस पे ही चीजें सुखी हैं, अंदर तो गई नहीं। भगवान का नाम सब लेते हैं, राम राम श्याम श्याम जो भी लेते हो, सीता गीता अल्लाह जो भी लेते हो, वो ऊपर से ले रहे हैं। तो ऊपर वाला फिनोमिना एडसॉर्प्शन कहलाता है। सरफेस फिनोमिना है जिसमें जो एडसॉर्ब होने वाली चीज है वो सिर्फ सरफेस पर है, अंदर तो गई नहीं, दिल के अंदर तो गई नहीं, तो इसी को क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। तो द प्रोसेस ऑफ accumulation of the molecules on the surface only and not inside, है ना, that is called adsorption। एडसॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो कि सरफेस फिनोमिना है, जिसमें ऊपर ही चीजें हैं, अंदर नहीं है। आप इस चीज को आप लकड़ी के एग्जांपल से समझ गए होंगे। अब आपको मैं एक बात बताऊं, एडसॉर्प्शन के ऊपर एक बंदा था जिसने बहुत अच्छी स्टडी करी, उसका नाम था फ्रूडलिच। क्या नाम था? फ्रूडलिच। अब उस बंदे ने इसी एडसॉर्प्शन फिनोमिना के ऊपर एक बहुत बढ़िया आइसोथर्म दी। आइसोथर्म क्या होती है? एक नियम, एक लॉ। उसने क्या कहा जरा आप उसको चेक करो। एडसॉर्प्शन फिनोमिना के ऊपर एग्जांपल देख लो पहले तो एडसॉर्प्शन फिनोमिना के, जैसे कि चौक। आपके मास्टर जी जब चौक से लिखते हैं, तो कभी आपने मास्टर जी को चौक से लिखते देखा है? अब मैं लिख के दिखाता हूं आपको। सपोज करो, ये देखो जरा ध्यान से, मान लो ये आपके मास्टर जी का ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, और उसमें लिख रहा हूं। अब ये जो मैं लिख रहा हूं बेटा, वो सरफेस पर ही है, इसको मिटाया जा सकता है, अंदर थोड़ी चला गया। अगर ये अंदर चला जाता तो मिटाया नहीं जा सकता था, तो आई कैन रब इट एज वेल। मैंने अगर यहां पर लिखा तो ये सरफेस पर लिखा गया है, ये अंदर नहीं गया है, इसको हम लोग एडसॉर्प्शन कहते हैं और इसको हम लोग मिटा भी सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एडसॉर्प्शन, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस का फिनोमिना है। चौक से बोर्ड पे लिखना एक सरफेस फिनोमिना है, इसको एडसॉर्प्शन कहेंगे। यहां पर चौक सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे एडसॉर्ब हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली चौक एडसॉर्ब हुआ है बोर्ड के ऊपर। अब यहां पर मजे की बात पर आते हैं, कौन क्या कहलाता है।
तो आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, और सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोला जाता है। तो आपने वहां पर क्या चीज पढ़ी थी? दो टर्म पढ़ी थी, ध्यान से समझना उसको। आपने वहां पर दो टर्म पढ़ी थी, मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूं। आपने वहां पर दो टर्म्स पढ़ी थी, और उन टर्म्स का नाम क्या था? मैं नीचे इसको थोड़ा सा एक और पॉइंट आगे लेके जाना पड़ेगा। आपने वहां पर दो टर्म पढ़ी थी, सॉल्यूशन कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। एक तो होता है बेटा सॉल्यूट, क्या होता है? सॉल्यूट, जो किस में घोला जाता है? सॉल्वेंट में। याद है, किस किस को पता है? जब अगर किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोल दो, मतलब चीनी को पानी में घोल दो, तो सॉल्यूशन बन जाता है, जानते हो। ऐसे ही यहां पर एक होता है एडसोर्बेट, जो कि सॉल्यूट के जैसा ही होता है। उसको किस में घोला जाता है? एडसोर्बेंट में। किस में घोला जाता है? एडसोर्बेंट में। तो देखो, राशि से राशि मैच कर लो, नाम से नाम मैच कर लो। सॉल्वेंट, एडसोर्बेंट। तो एडसोर्बेंट एक नया टर्म आ गया, जो कि किसके लिए यूज होता है? एडसॉर्प्शन के लिए। सो देयर इज एन एडसोर्बेंट जो कि एडसोर्बेट को अपने अंदर घोलता है। तो इस केस में एडसोर्बेट कौन है? चॉक। एडसोर्बेंट कौन है? बोर्ड। आ गया समझ में? क्योंकि इस बोर्ड के ऊपर चॉक ने क्या किया? अपने आप को समाहित किया, जाने दिया, सरफेस के ऊपर अपने आप को डाल दिया उसने। Are you getting my point? Is this clear? So there is a solute and there is a solvent. In this case, there is a adsorbate and there is a adsorbent. राशि से राशि मैच करो, शादी करा दो, solvent and adsorbent, then solute and adsorbate. Clear है? बहुत बढ़िया। तो ये दो टर्म्स थी। अब हम चलते हैं और आगे। एड्सॉर्प्शन की आइसोथर्म। एक बंदा था जिसका नाम क्या था? फ्रुडलिच। और ये फ्रुडलिच भाई साहब क्या थे? इसको थोड़ा सा नाम बड़ा अजीब सा है, इसका नाम है फ्रुंडलिच, फ्रियोंडलिच, जो भी है। फ्रुंडलिच आइसोथर्म, ये बहुत फेमस है। ये फ्रुंडलिच आइसोथर्म क्या कहती है आपसे, क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। तो फ्रुंडलिच का आइसोथर्म क्या कहता है? सिंपल सी बात है यार। वो क्या बात है, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना। ये कहता है, ध्यान से समझना, कि कोई भी एडसोर्बेंट के सरफेस पे उतना ही एडसॉर्ब होगा जितना प्रेशर बनाया जाएगा। ध्यान से समझना, कोई भी, ध्यान से समझना इसको। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रुडलिच का आइसोथर्म क्या है? कहता है कोई भी एडसोर्बेंट के सरफेस पर उतना ही एडसॉर्ब होगा जितना प्रेशर बनाया जाएगा। अब इस चीज को ऐसे समझो जरा, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं, इसको ध्यान से समझना यार। सिंपल सी बात है, यहां पर मतलब कोई भी, मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, एडसोर्बेट, ठीक है, कोई भी एडसोर्बेट का क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ एडसोर्बेंट के मास पर, ठीक है, उतना ही एडसॉर्ब होगा जितना प्रेशर बनाओगे। जरा आप समझो, सीधी सी बात है, आप जितना प्रेशर बनाओगे वो उतना ही अंदर धंसता चला जाएगा, उतना ही उसकी एडसॉर्प्शन होगी। सिंपल सी बात है, इसमें क्या हार्ड है? तो ये कहता है कि जितना ही एडसोर्बेट का जो क्वांटिटी है वो एडसोर्बेंट के मास पर उतना ही एडसॉर्ब होगा जितना आप प्रेशर बनाओगे। आ गया समझ में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब उसने एक्सपेरिमेंटली इसको थोड़ा और एनहेंस किया, तो बोलता है प्रेशर टू द पावर 1/n। यहां पर n का वैल्यू लाई करेगा किस किस के बीच में, जरा आप चेक करना। n का वैल्यू 1 to इनफाइनाइट होगा, या 1/n का वैल्यू 0 to 1 होगा। तो आप 1/n का वैल्यू याद रखना, 0 to 1। ये जो n है ना, यहां पे इसका वैल्यू कितना होगा? यहां पर ये 0 से लेके 1 तक इसका वैल्यू होगा, 1/n का वैल्यू। 1/n का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा? 1/n का वैल्यू 0 to 1 ही वेरी करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम 0 to 1। इज दिस क्लियर? अब उसी के ब्याह पे इसने ग्राफ भी बना के दिया। इसने ग्राफ क्या बना के, जरा आप चेक करो। वो कहता है कि यहां पर आप लोग क्या लोगे? इसको बोलते हैं दी एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, कि टोटल एडसॉर्प्शन कितनी हुई। समझ में आया? इसको बोलते हैं x/m को क्या बोला जाता है? x/m को बोला जाता है दी एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन कितनी हुई। और यहां पर दिया हुआ है प्रेशर। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे एडसॉर्प्शन फिनोमिना बढ़ते जा रहा है। मतलब आप कोई भी ग्राफ पकड़ लो, ये देखो, ये पर्टिकुलर 194 केल्विन टेम्परेचर पे बनाया है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे x/m का वैल्यू बढ़ते जाएगा। अब मजे की बात देखो,
अगर आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सोचो जरा, आप क्या कर रहे हो, आप प्रेशर बना रहे हो नीचे से कि फटाफट से वो एब्जॉर्ब हो जाए। अपनी दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है। अगर आप कोई एग्जांपल लेना चाहते हो तो एग्जांपल भी ले सकते हो। आप चाहते हो कि कोई यहां पर स्पीसी लिया आपने और वो ये सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब अपने आप को सोख ले। जैसे आप ये सोच सकते हो, मैं ऊपर पानी ले रहा हूं, नीचे लकड़ी ले रहा हूं, सपोज करो, तो मैं चाहता हूं ये पानी लकड़ी के अंदर समा जाए। क्या चाहता हूं? पानी लकड़ी के अंदर समा जाए। समझ में आ गया? तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रेशर बनाऊंगा तो पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा लकड़ी में समाएंगे। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा प्रेशर बनाओगे उतना ज्यादा सरफेस पर पानी के मॉलिक्यूल लकड़ी के अंदर समाते चले जाएंगे। लेकिन अगर मैंने नीचे से टेम्परेचर बढ़ा दिया, आप ऊपर से तो मैं प्रेशर बना रहा हूं कि पानी घुसे किसके अंदर, लकड़ी के अंदर, नीचे से मैं उसको ताता कर रहा हूं। ताता समझते हो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। अरे तो नीचे से अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पानी तो उड़ जाएगा। तो यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो x/m का वैल्यू डाउन हो जाएगा। 194 पे सबसे ज्यादा, यहां सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, देखो ये ग्राफ नीचे आ गया, अब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन घट गया। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन और घट जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली क्या होता है, घटता है। एब्जॉर्प्शन फिनोमिना बड़ी सिंपल सी बात है यार। आप चाहते हो पानी घुस जाए लकड़ी के अंदर, नीचे से आप उसको गर्म कर रहे हो तो पानी तो उड़ जाएगा, तो कहां से घुसेगा वो? सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ अपना। तो यहां पर फ्रूडलिच का आइसोथर्म इज वेरी इजी। ये कहता है भैया एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनफैक्ट वो करेक्टली ये कहता है कि प्रेशर की पावर 1/n के प्रोपोर्शनल होता है। 1/n की वैल्यू 0 से 1 तक लाई करेगी। प्रेशर जितना बढ़ाओगे एब्जॉर्प्शन उतना बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू घट जाएगी। ये सिंपल सी बात वो बोलता है। इज दिस क्लियर? किस किस को समझ में आ गया? तो यहां पर ये बात है टोटल। अब इसको आप लोग लेके आप इसको इस तरह से सोल्व भी कर सकते हो। मैं आपको लोग लेके दिखा देता हूं, बट ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि x क्या है। जरा आप ये मैं आपको करके दिखा देता हूं, लोग लिया और कुछ नहीं। मैं आपको समझाता हूं। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए उसने k लगाया, ये k। अब ये सब क्या होता है जरा आप चेक कर लो। x यहां पर है मास यहां देखो, मास ऑफ एड्सॉर्बेट मतलब सॉल्यूट का मास जो अपने आप को सोखेगा। m क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट मतलब जो उसको अपनी सरफेस पर सोखने देगा, वो एब्जॉर्बेंट। k और n क्या है? दैट इज कांस्टेंट ओनली। और p क्या है? प्रेशर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और 1/n का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। दैट इज द एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब अगर मान लो कि आपको वो लॉगरिथमिक वैल्यू भी निकालनी है तो दैट्स वेरी इजी। आप क्या करो, दोनों तरफ लोग ले लो। अगर मैं दोनों तरफ लोग लूं तो यहां मैं क्या लिखूंगा, log x/m, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ k p⁻1/n। अब log की प्रॉपर्टी लगाओ, log a इंटू b क्या होता है? इसको सोल्व करोगे तो ये निकल के आएगा log a प्लस log ऑफ b। अब ये log की पावर वैल्यू भी लगा सकते हो, 1/n आगे आ जाएगा, तो वो बन गया, खत्म कहानी। क्या है इसके अंदर? किस किस को समझ में आ गया? फ्रूडलिच का आइसोथर्म किस किस को समझ में आ गया? पल्ले पड़ गया। सारे के सारे बच्चे फ्रूडलिच का आइसोथर्म अभी चैट सेक्शन में लिखोगे, मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ आपको समझ में आ गया। आंचल सिन्हा ने लिख दिया, एंड दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। जिसको समझ में आ गया जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन की सर हमें तो समझ में आ गया कि 1/n की वैल्यू। मेन क्वेश्चन ये है कि 1/n का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है। 1/n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है, आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको समझा भी दिया कि उसका मतलब क्या है। एब्जॉर्प्शन का मतलब जितना प्रेशर बनाओगे उतनी चीज एब्जॉर्ब होती चली जाएगी, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो एब्जॉर्प्शन घटने लगेगा। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन घटता है, प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। अगर आप अकल लगाओगे और खुद से एग्जांपल इमेजिन करोगे दिमाग में तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कोलोइड। somebody is asking repeat। तो आपको बता देता हूं, ये जो चैप्टर है बेसिकली वो जो वीडियो चल रही है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर से देख लेना एक बार, तो अपने आप से खुद रिपीट कर सकते हो। अगर मैंने अभी रिपीट किया तो बहुत सारे बच्चों का टाइम खराब होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में आ चुका है। कोलोइड की बात करते हैं। अब कोलोइड क्या होता है, तो आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, कोलोइड क्या होता है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे सपोज करो, आप लोग सब मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज करो कि आपने पानी लिया, क्या लिया? पानी। क्या लिया? पानी। पानी ले लिया। पानी दा रंग वेख के अखियां चो हंजू लुढ़ गए। पानी लिया मैंने, पानी के अंदर मैंने नमक डाला। ध्यान से समझना, पानी के अंदर नमक डाला। अगर आप पानी के अंदर नमक डाल रहे हो और उसको फिर चम्मच से आप घोलोगे तो वो घुल जाएगा। तो बेसिकली आपको फिर उस पानी के अंदर नमक दिखाई नहीं देगा,
उस पानी के अंदर नमक दिखाई नहीं देगा, वो पूरी तरह से नमक पानी का पार्ट बन चुका है, वो पानी के पार्टिकल्स के जैसा ही उसने अपना साइज कर लिया है। समझ में आ गया? तो हमें नमक दिखता ही नहीं है। वो कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? ट्रू सॉल्यूशन। जब आप नमक को पानी में घोलते हो तो दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि तुम पानी लो, पानी में मिट्टी डाल दो, पानी में मिट्टी डाल दो और मिट्टी को घोल के बताओ, भाई साहब तुम मिट्टी को घोल नहीं पाओगे, कितना भी तुम रगड़े लगा लो। क्या मिट्टी को घोल पाओगे? पानी में घुलती है क्या मिट्टी? पानी में मिट्टी, बताओ किस किस को लगता है? बचपन में इतने खेले तो खेले होंगे। मुझे याद है जो मेरा घर बन रहा था, बाहर मेरे घर के सीमेंट पड़ा रहता तो मैं नाचता रहता, सीमेंट मेरे को बड़ा अच्छा, बहुत मजा आता था। एक्चुअली सूरतगढ़ में रहने वाला हूं, वहां पे रेगिस्तान के टीले, हम बड़े मजे लेते थे रेत के साथ। तो आपको ये तो पता होगा कि पानी के अंदर मिट्टी कभी नहीं घुलती, जानते हो ना? मिट्टी को कितना भी रगड़ा लगा लो, ऐसे ऐसे करके गुल जा गुल जा गुल जा, कुछ नहीं घुलेगा। उसको बोलते हैं सस्पेंशन, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुलता ही नहीं है। कितना भी ट्राई कर लो, थोड़ी देर में वो रगड़ छोड़ दोगे नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं उसके अंदर। तो पानी में मिट्टी कभी नहीं घुलती। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को बोलूं, मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी से लो आटा, कौन सा लोगे? आशीर्वाद का आटा, कोई भी ले लेना, जो भी आटा लो, अब उस आटे को घोलो। ध्यान से, आपकी मम्मी ने घर पे रोटी बींदने के लिए, लड़कियों को तो पता होगा, लड़कों को तो निकम्मे एक नंबर के, उनको कुछ नहीं पता रहता, लेकिन लड़कियों को पता होगा कि मम्मी रात को जब रोटी बनाती है, घर पे जिसके रोटी बनती है, अगर तुम पिज्जा खाते तो बात अलग है, अदरवाइज तुम लोग क्या करते होगे? मम्मी से पूछना, मम्मी आटा लेती होगी, आटे में पानी डालती होगी। मैं आपके कहता हूं आप उल्टा काम करना, पानी लो, पानी में आटा डालो। जब आप पानी में आटा डालोगे तो वो घुल भी जाएगा और नहीं भी घुलेगा, बीच का बनेगा। वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, जिसके पार्टिकल का साइज एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होगा। मैं एग्जांपल 3 दे रहा हूं। पहले में सोल्ट घोलो, दूसरे में मिट्टी घोलो। मिट्टी बिल्कुल नहीं घुलती, सोल्ट पूरा घुल जाता है। एक ऐसा होता है जो बीच का होता है, जानते हो ना? अगर आपसे पूछे व्हाट इज योर सेक्स, यू विल से मेल और फीमेल, है ना? एक बीच somebody will say I am not male, not neither male nor female, तो वो एक कोलोइडल होता है। समझ में आ गया? अपराध कुछ भी नहीं है, जेंडर कुछ भी हो सकता है। अगर somebody is asking what is your sex, you will say I am male, I am female. Somebody say I am neither male nor female, I am middle man. तो यहां पर सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का एक सॉल्यूशन, एक बीच का मिक्सचर होता है जिसको कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? यस। तो फाइनली सॉल्ट का सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर आपने पानी में मिल्क को डाल दिया तो वो एक सस्पेंशन, वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है। और मजे की बात यहां पर क्या है, इसके कोलोइडल पार्टिकल की साइज, एक हेट्रोजेनियस सिस्टम जिसमें कोलोइडल पार्टिकल की साइज 1 से 1000 नैनोमीटर होती है, याद रखोगे 1 से 1000 नैनोमीटर होती है, उसी को क्या बोलता है? कोलोइडल सॉल्यूशन। याद रखना, ये जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम वाला ट्रू सॉल्यूशन होता है, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा वाला सस्पेंशन होता है, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर वाला आपका कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। कोलोइडल सॉल्यूशन को पहचाना जाता है उसके साइज के लिए। कोलोइडल पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से किसके बीच में होती है? 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। यह आपको याद रखना है, 1 से लेके 1000। अब ये चार्ट में लिखो, याद तब होगा। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की साइज किस में आती है? कोलोइडल पार्टिकल्स में। बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आ गया कि कोलोइडल का एग्जांपल क्या होता है। मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दे दिया, ये भी तुम्हें समझ में आ गया। अब अपन आगे चलते हैं। एग्जांपल के तौर पे थोड़े और एग्जांपल देख लो। जैसे कि सपोज करो कि आपने पानी लिया, पानी में आपने कभी डाई डाली है? डाई का पाउडर आता है। आपके पापा जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, नहीं मम्मी जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, कई लोगों के घर पे जो बड़े भैया, बड़े छोटे भैया, बड़ी बहना, छोटी बहना बाल सफेद होते तो डाई का इस्तेमाल करते हैं ना। जिनके अब नेचुरल बाल रहे नहीं, बाल सारे सफेद होते जा रहे हैं, है ना? तो इन दैट केस दे यूज डाई। क्या यूज करते हैं वो? डाई। या फिर somebody यूज मेहंदी, याद है? मेहंदी लगा के रखना नहीं, तो वो जब आप डाई या मेहंदी पानी में डालते हो ना, वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। याद रखोगे, डाई वाटर, मेहंदी वाटर, आटा वाटर, ये सब कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। इज दिस क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है। सो यहां पर आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको डाई और वाटर का जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया है उसमें
अब कोलोइड के अंदर भी देखो, कोलोइड के अंदर कुछ अलग टर्म्स यूज होती हैं, उसको आप लोग याद रखोगे। एक होता है डिस्पर्ज फेज, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। ये ऐसा ही है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जैसा। आप जब एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो देखो, आपने जब सॉल्यूशन पढ़ा था तो क्या बोले थे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जब एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो क्या बोल रहे थे? एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट। अब आप जब कोलोइडल पढ़ रहे हो तो यहां पर इसको क्या बोला जाता है पता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इसको बोला जाता है डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जन मीडियम। याद रखोगे? जिसको नहीं याद हुआ मैं आपको समझा देता हूं। देखो, मीडियम का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो अपने अंदर चीजों को घोलेगी, वो मीडियम है, वो अपने अंदर घोलेगा, तो ये सॉल्वेंट के जैसा होता है। याद रखोगे? और वाटर हमेशा ऑलमोस्ट सॉल्वेंट के जैसा काम करता है। यहां पर पानी जो है वो मीडियम के जैसा काम कर रहा है, ध्यान रखोगे। तो डिस्पर्जन मीडियम इज लाइक अ सॉल्वेंट, इट इज लाइक अ सॉल्वेंट, एंड डिस्पर्ज फेज इज लाइक अ सॉल्यूट। अब तो याद हो जाएगा। एक होती है डिस्पर्ज फेज जो सॉल्यूट से कंपैरिजन कर सकते हो, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम जिसको सॉल्वेंट से कंपैरिजन कर सकते हैं। और अगर आपने डाई को पानी में घोला या आटे को पानी में घोला, समझ में आ गया? समझ में आ गया? डाई पानी, आटा पानी, व्हाटएवर पानी, मेहंदी पानी, तो उसमें मेहंदी, आटा, डाई ये सब क्या होंगे? डिस्पर्ज फेज। और पानी 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 ये क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम। याद रखोगे? तो यहां टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। अभी हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जन मीडियम। समझ में आ गया? तो कोलोइड अगर आपको बनाना है, जैसे कि सॉल्यूशन बनाना है, तो क्या करना पड़ता है? एक सॉल्यूट लेना पड़ता है, एक सॉल्वेंट लेना पड़ता है। ऐसे अगर आपको कोलोइडल सॉल्यूशन बनानी है तो आपको डिस्पर्ज फेज लेना पड़ेगा और डिस्पर्जन मीडियम लेना पड़ेगा। डिस्पर्ज फेज इज लाइक अ सॉल्यूट एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लाइक अ सॉल्वेंट। याद रहेगा? किस किस को याद हो गया? क्योंकि यहां पर थ्योरी बहुत मायने रखती है। अगर आप लोग ढंग से थ्योरी करोगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन का। क्लासिफिकेशन, हाउ टू क्लासिफाई कोलोइडल सॉल्यूशन। तैयार हो बच्चा पार्टी? क्लासिफिकेशन और इस पे से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले कहा था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल से ज्यादा सवाल आते हैं। तो चलो अब मैं क्लासिफिकेशन करवाता हूं। नाउ लुक एट इट। क्लासिफिकेशन कोलोइडल सॉल्यूशन का किया गया है डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम्स। कि डिस्पर्ज फेज की फिजिकल स्टेट क्या है और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल स्टेट? डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है? कि डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखना, अभी पहला क्लासिफिकेशन कोलोइडल का हम लोग कर रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से। किसकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम की। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें पहला क्लासिफिकेशन तो ये हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन, कि डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, कैसा है इंटरेक्शन, प्यार कैसा है वी कैन से उन दोनों के बीच में। ईदर दे लव ईच अदर और जस्ट अ फॉर्मेलिटी। समझ में आ गया? कई लोगों के बीच में बहुत प्यार होता है, आपने देखा होगा घर पे, जिनके घर पे बहुत कम झगड़े होते हैं, जिसमें पापा मम्मी को समझते हैं। और मैंने ऐसा फैमिली देखा है बहुत बार कि जिसमें मतलब मैंने ऐसी फैमिली भी देखे हैं जहां पर पति और पत्नी के बीच में मतलब बच्चा है तो बच्चे को कभी भी फील ही नहीं होता कि मॉम डैड कभी लड़ते भी है क्या। सो दे हैव रिस्पेक्ट एंड लव, और वो कभी भी कुछ इश्यू भी हो जाएगा तो बच्चे के सामने कभी नहीं लड़ेंगे, जिससे बच्चे पर गलत प्रभाव ना पड़े कि मम पापा लड़ते ही रहते हैं। समझ में आ गया? कुछ एक फैमिली ऐसी होती है तो, और कुछ एक फैमिली ऐसी होती है जहां पर क्या होता है, सारा दिन कचर पचर लगे ही रहते हैं, 4 दिन नहीं झगड़ा करने के लिए। सो यहां पर डिपेंड करता है कि डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम में इंटरेक्शन कैसा है, प्यार कैसा है, मोहब्बत कैसी है। और तीसरा क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, टाइप ऑफ पार्टिकल और डिस्पर्ज फेज। डिस्पर्ज फेज खुद कैसा है, उसका पार्टिकल का साइज कैसा है, साइज के हिसाब से। तो मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके, जरा आप देखो। सबसे पहला अपन पकड़ते हैं इसको फिजिकल स्टेट के हिसाब से। एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं सोल्स, इन्हें क्या कहा जाता है, सोल्स। अब सोल्स किसे कहते हैं, जिसमें सॉलिड डिस्पर्ज फेज होती है और लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम होता है। मैं आपको अभी याद कराऊंगा, ध्यान से समझना। सोल्स नाम हो गया, सोल्स किसे कहते हैं, सोल्स उसे कहते हैं जिसमें डिस्पर्ज फेज सॉलिड होती है लेकिन डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेंट, आपके घर पे जो पेंट करते हैं ना प्यारा सा, कौन सा, नैरोलैक। मेरे को एक एड याद है जो मेरे को बचपन से याद है ना,
वो एड दिवाली पे मतलब बहुत फेमस हुई थी और उसका तो राइम बन गया था, बट आजकल वो कंपनी पता नहीं क्या कर रही है। बट वो वाला, जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरोलैक याद है तुम लोगों को? तो फाइनली नैरोलैक इज अ पेंट कंपनी। राइट नाउ आई डोंट नो, पर एशियन पेंट का एक्चुअली दबदबा ज्यादा है क्योंकि उसी का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है। तो पूरे मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो एशियन पेंट टॉप मोस्ट कंपनी है जो पेंट बनाती है। अब पेंट क्या होता है, देखो एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता हूं, अगर कभी आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना हो तो एशियन पेंट पे लगाना, क्योंकि उसने बहुत अच्छा करके दिया, पैसा कमा के दिया, बट शेयर बहुत महंगा है, ठीक है। बट जो भी है, अभी तो तुम बच्चे हो, बट पापा अगर शेयर मार्केट में हो तो उनको पता होगा कि एशियन पेंट बहुत अच्छी कंपनी है। सो इन दैट केस वो पेंट बनाती है। अब पेंट बनाती है तो वो क्या करती है, पेंट क्या होता है, पेंट एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। पेंट एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, समझ में आ गया, जिसमें सॉलिड को लिक्विड में डाला जाता है। सॉलिड डिस्पर्ज फेज होता है, लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम होता है, और इन दोनों के कॉम्बो को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्स। क्या कहते हैं, सोल्स। समझ में आ गया, आत्मा, सोल्स, याद रहेगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपने क्या किया, लिक्विड को सॉलिड में डाला। पहले तुमने क्या किया था, सॉलिड को लिक्विड में डाला था। अगर मैं उल्टा कर दूं तो, मैं अगर लिक्विड को सॉलिड में डाल दूं तो, अगर मेरी डिस्पर्ज फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो उसको बोलेंगे जेल। क्या बोलेंगे, जेल। जैसे कि चीज। आय हाय, मैंने एक सवाल भी पूछा था तुमसे, कौन सा है दुनिया का सबसे महंगा चीज, मतलब कौन से पशु से दुनिया का सबसे महंगा चीज बनाया जाता है? जानते हो कौन है? गधा। अब गधे को तुम लोग कितना कितना बोलते रहते हो, हाय गधा बोल दिया, गधा बोल दिया। दुनिया का सबसे महंगा चीज गधे के दूध से बनता है, पता है तुम्हें? उसकी कीमत जान के तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। 42,000 रुपए किलो, ये उसकी मिनिमम प्राइस है। 70,000 रुपए किलो तक बिकता है। कभी सुने हो पनीर 42,000 रुपए किलो? 42,000 रुपए किलो नहीं, पर गधे को गधा मत समझना तुम, ठीक है ना। फाइनली जो तुम चीज खाते हो, चीज घर पे चीज तो होगा, जो तुम पनीर खाते हो, जो चीज खाते हो, उसमें लिक्विड सॉलिड के अंदर होता है। लिक्विड डिस्पर्ज फेज होती है, सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, जेल। इस पर्टिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, जेल। अगला क्या है जरा आप चेक करो। मान लो आपने लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दिया, आपकी डिस्पर्ज फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो उसको एग्जांपल हो गया मिल्क। मिल्क में आपको पता होगा कि मिल्क और वाटर इमल्शन बनाते हैं बेसिकली। अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें लिक्विड ही लिक्विड के अंदर जाता है। डिस्पर्ज फेज भी लिक्विड होती है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। मिल्क इसका एग्जांपल है, इमल्शन उसे बोलते हैं। अब अगली बार कोई कहे कि सोल्स क्या होते हैं, तो सोल्स में सॉलिड लिक्विड में मिक्स होता है, याद रहेगा। अच्छा, जेल क्या होता है, जिसमें लिक्विड सॉलिड में मिक्स होता है। इमल्शन क्या होता है, जिसमें लिक्विड लिक्विड में मिक्स होता है, जिसमें डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों के दोनों कैसी होती है, बल्ले बल्ले। याद हो गया सबको? यस। तो मैंने एग्जांपल दे दिया, पेंट इज द एग्जांपल ऑफ सोल्स, चीज इज एग्जांपल ऑफ जेल्स, और मिल्क इज एग्जांपल ऑफ इमल्शन। याद रखना, काम आएगा। मिल्क इज एग्जांपल ऑफ इमल्शन। आइला, चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। सो देयर इज अ टेबल, यहां पर टाइप्स ऑफ कोलोइड्स लिखूंगा, वो आपको पूरी याद करनी है, और एक टेबल बता देता हूं जिससे आपको याद रह जाएगा। यहां पर मैं डिस्पर्ज फेज का फेज लिखूंगा, यहां पर मैं डिस्पर्जन मीडियम का फेज लिखूंगा, यहां पर उसे क्या बोला जाता है उसे लिखूंगा, और यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा। तैयार हो तुम लोग? तैयार हो? कौन कौन बच्चा तैयार है? टन टन टन। कौन बिंदी लिपस्टिक लगा के एकदम तैयार है? मैं यहां पर आपको डिस्पर्ज फेज बताऊंगा, यहां पर डिस्पर्जन मीडियम बताऊंगा, और यहां पर मैं कोलोइडल का सिस्टम बताऊंगा, और यहां पर एग्जांपल दूंगा। अब आप कहोगे सर ये कलर क्या है, कलरिंग क्या है, तो आपको समझाता हूं। ये भी बहुत ही क्लासी चीज है। यहां पर ये जो 3 पैटर्न दिए हैं, इसमें लिखूंगा सॉलिड लिक्विड गैस, यहां लिखूंगा सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। यहां भी 3 ही है, वो दिख नहीं रहा, सॉलिड लिक्विड गैस। अब मैं यहां पर है ना डिस्पर्ज फेज लिखूंगा, यहां पर डिस्पर्जन मीडियम लिखूंगा, यहां पर उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, और यहां पर एग्जांपल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो? कई लोग मुझे मेरी शक्ल देख के बोलते हैं आप टेक्निकल गुरुजी के भाई हो क्या? मेरे को बहुत लोगों ने कहा है, तो ऐसे मैं कभी बोलता ना ऐसे, चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो क्या तुम लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो तुम लोग? चलो। ये ना कि ये लोग, कई लोग इतने खराब हैं जिंदगी में, उन्होंने कभी किसी को मतलब सुकून से पढ़ाने नहीं दिया। ऐसे गधे बच्चे हैं ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। चलो अब देखो, गधा किसी को बोलना नहीं चाहिए, गधे का तो पनीर निकलता है महंगा, सबसे महंगा। तो चलो देखते हैं। फाइनली डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम का एग्जांपल देखो। सबसे पहला एग्जांपल, सपोज करो कि डिस्पर्जन फेज आपकी सॉलिड है
और आपका डिस्पर्जन मीडियम जरा देखना यहां पर मैं देखो ये जो ब्लू कलर है वो यूज करूंगा सॉलिड के लिए, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। यहां पर क्या लिखूंगा, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यहां पर गैस गैस गैस, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको देने हैं। अब ये वाला कलर सॉलिड के लिए यूज हो रहा है, मतलब डिस्पर्ज फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी आपका सॉलिड है। अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो उनके एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। यहां पर ये कलर मैं लिक्विड के लिए यूज करूंगा, ये मैं गैस के लिए यूज करूंगा, सेम ही है। देखो ये आपको समझ में आ रहा होगा, भर देता हूं पूरी, जैसे दिख रही है वैसी भरी जाएगी। अब तो क्या कर सकते हैं, तो यहां पर ये है, ये एग्जांपल है सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड। ये एग्जांपल अपने को देखने। अगर मिक्स हो रहा तो उन सिस्टम को बोलते क्या है, तो ध्यान से समझना इसको। देखो सॉलिड अगर सॉलिड में मिक्स होगा तो उसका एग्जांपल है रूबी ग्लास। अगर आप सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करके कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाते हो, उसका एग्जांपल है रूबी ग्लास। रूबी ग्लास, ये देखो, ये ग्लास देखे हो कभी, ज्यादातर आपको डेकोरेशन में ग्लासेस यूज होते हैं। रूबी ग्लास बहुत ही फेमस एग्जांपल है। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। जिसमें आप लोग याद रखिएगा, देखो सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया है, इसको बोलेंगे सॉलिड सोल। इसका नाम क्या होगा, सॉलिड सोल। रूबी ग्लास इसका एग्जांपल हो गया। अगर मान लो आप लोग, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हो, एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया, पेंट। एग्जांपल क्या बन गया यहां पर, पेंट। मैंने अभी आपको बताया था, अगर सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करोगे एग्जांपल बनेगा पेंट, जब घर की रौनक बढ़ानी हो, सही है। अब अगर मान लो सॉलिड को गैस में मिक्स करो, अच्छा इस एग्जांपल, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं सॉल। क्या बोलते हैं, सॉल, ये हमने पहले देख लिया। अब अगर मान लो सॉलिड को गैस में मिक्स करो तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा, जरा आप चेक करो, इसका एग्जांपल है, पीछे दिया हुआ है, स्मोक, धुआं, स्मोक। समझ में आ गया, स्मोक इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड टू गैस। जब सॉलिड डिस्पर्जन फेज होगा, गैस डिस्पर्जन मीडियम होगी, इसको बोलते हैं धुआं। सिगरेट विगरेट का धुआं होता है वो, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं एरोसोल। क्या बोला जाता है, एरोसोल। अब इसको याद कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो बड़ा सिंपल है याद करना। क्यों, जिसमें डिस्पर्ज फेज सॉलिड है, सॉलिड के आगे क्या लिखा होता है, सोल। क्या लिखा होता है, सोल। क्या लिखा होता है, सोल लिखा होता है। तो इनके नाम के पीछे भी क्या लगेगा, सोल सोल सोल। सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड सोल। सॉलिड टू लिक्विड, सिर्फ सोल। और सॉलिड टू गैस, एरोसोल। एरो भी गैस से ही आया है। ये देखो, ये ना याद करने का तरीका, यस याद हो गया, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगला है हमारे पास, लिक्विड को अगर आपने सॉलिड में डाल दिया, लिक्विड को सॉलिड में डाल दिया, उसका एग्जांपल है जेलीज। जेलीज देखी है तुमने कभी, जेली नहीं देखी होगी, ये देखो जेली, आय हाय मुंह में पानी आ गया, सच बता रहा हूं। किस किस ने जेली खाई है। जेली भी दो तरह की होती है, एक नॉन वेज जेली, एक वेज जेली। नॉन वेज जेली वास्तव में जेली से ही बनाई जाती है, एक वेज जेली होती है जो आर्टिफिशियली बनाई जाती है। टॉफी शॉफी खाई होगी तुम लोगों ने, तो इसका एग्जांपल हो गया जेलीज। एग्जांपल हो गया जेलीज। उसको बोला क्या जाता है, जरा आप ध्यान से इसको चेक करो, उसको बोला जाता है जेल। क्या बोला जाता है, जेल। जब आप लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करते हो उसको जेल बोला जाता है। याद रखोगे, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, लिक्विड टू लिक्विड। अगर आपने लिक्विड टू लिक्विड मिक्स किया तो लिक्विड टू लिक्विड मिक्स का एग्जांपल क्या है, अभी देखा, इमल्शन, मिल्क। मिल्क इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड टू लिक्विड। इसको बोला क्या जाता है, मिल्क एग्जांपल है और इसको इमल्शन कहा जाता है। अब हम चलते हैं लिक्विड टू गैस। अगर आपने लिक्विड को गैस में मिक्स करने की कोशिश करी तो उसका एग्जांपल क्या है, ये देखो, क्या है ये, धुआं, फॉग। धुआं धुआं सी है जिंदगी, नहीं, उसमें लिक्विड गैस में मिक्स होती है, फॉग एग्जांपल है। क्या बोला जाता है उसको, एरोसोल। क्या बोला जाता है, एरोसोल। अब देखो, जब सॉलिड गैस में मिक्स होगा तब भी एरोसोल, जब लिक्विड गैस में मिक्स होगा तब भी एरोसोल। याद रहेगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है गैस टू सॉलिड। अगर आप गैस टू सॉलिड का एग्जांपल देखोगे तो वो एग्जांपल है उसका, ये फ्यूमिंग पत्थर। आपके घरों में देखा होगा, जब आपकी एड़ियां फट जाती हैं या एड़ियों से गंदगी साफ करनी होती है तो आप एक पत्थर सा यूज करते हो, आपके बाथरूम में पड़ा होगा, देख के आना। ज्यादातर मम्मियां यूज करती हैं क्योंकि मम्मियों को बहुत चिंता होती है अपनी एड़िया की। नहीं, हाय मेरी एड़िया फट गई, ऐसा नहीं, मम्मियों को चिंता होती है। सो इन दैट केस वी विल यूज अ पत्थर, दैट इज कॉल्ड प्यूमिंग पत्थर। ऐसा कोई पत्थर होता है, एड़िया रगड़ के उस मैल निकालता है, पता है तुम्हें। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं प्यूमिक स्टोन। इसको क्या बोलते हैं, प्यूमिक स्टोन। नहीं नहीं, तो इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, गैस टू लिक्विड, इसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। क्या कहा जाता है इसको, सॉलिड फॉर्म। प्यूमिक स्टोन इसका एग्जांपल। लास्ट है गैस टू लिक्विड। तो गैस टू लिक्विड का एग्जांपल आप जरा चेक करो। गैस टू लिक्विड का एग्जांपल क्या है, कई लोग के दिख नहीं रहा, आइसक्रीम है वो, या फिर आइसक्रीम नहीं है, वो शेविंग फोम नहीं होती जिसे शेव करते हैं। मेरी भी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है,
तो वो जो शेविंग फोम होती है बेसिकली वो गैस टू लिक्विड का एग्जांपल है, ठीक है, उसको बोला जाता है फ्रोथ, मतलब एग्जांपल होती है फ्रोथ या फिर विप्ड क्रीम। और फाइनली इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है फोम। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये इनके नाम है, सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल, जेल, इमल्शन, एरोसोल, सॉलिड फॉर्म, फोम। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो है आपके पास ये सोल, फिर आपके पास जेल, इमल्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे, ठीक है। चलो, तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली हमारे पास पूरी टेबल खत्म हो गई। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपने किया था ऑन द बिहाफ ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन, मतलब प्यार मोहब्बत कितनी है, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम। इसमें आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हो, एक होता है लियोफिलिक। लियोफिलिक ज्यादातर आपको डिस्पर्जन मीडियम किसमें मिलेगा? पानी, पानी डिस्पर्जन मीडियम होता है, तो उसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो लियोफिलिक, लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? लियो का मतलब होता है पानी, फिलिक का मतलब होता है प्यार करने वाला, पानी को प्यार करने वाला। तो बेसिकली पानी को प्यार करने वाला, लिक्विड लविंग, मतलब डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में बहुत मोहब्बत है। अगर बहुत शिद्दत वाली मोहब्बत है तो उसको क्या बोलेंगे? लियोफिलिक, यानी कि लिक्विड लविंग। और मजे की बात यह है, ये लियोफिलिक वाले रिवर्सिबल होते हैं बट स्टेबल भी बहुत होते हैं। रिवर्सिबल का क्या मतलब है? आप डिस्पर्जन फेज को, डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम को क्या कर सकते हो? बेसिकली अलग भी कर सकते हो, बट स्टेबल भी होते हैं क्योंकि प्यार मोहब्बत बहुत है। बट यहां पर ये कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनता इसका आसानी से, याद रखना, वी कांट प्रेसिपिटेट, इनका पीपीटी नहीं बनता। लियोफिलिक सोल्स का पीपीटी आसानी से नहीं बनता। और इसके एग्जांपल है गम, जिलेटिन, ठीक है। तो गम और जिलेटिन इज द एग्जांपल ऑफ लियोफिलिक सोल। आपने कभी पुराने जमाने में सुना होगा, क्या सुना होगा? जो बुक्स थी ना पुराने जमाने में, वो किससे चिपकाई जाती थी? आपको पता है? पुराने जमाने में बुक्स को चिपकाया जाता था लेवी से। लेवी किससे बनती थी? आटे को पानी में घोल के। तो पानी आटे को बड़े आसानी से अपने अंदर है ना प्यार मोहब्बत से घोल लेता है, उसे गम बन जाती है। अगर आप उसे कोई चीज चिपकाना चाहो तो आप चिपका भी सकते हो। तो ये जो गम और जिलेटिन है, ये लियोफिलिक सोल का एग्जांपल है, याद रखोगे। एक होता है लियोफोबिक, जिनमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता, झगड़ा ही झगड़ा। लियोफोबिक वो लिक्विड हेटिंग होता है, इरिवर्सिबल होता है, अनस्टेबल होता है, पीपीटी आसानी से बन जाएगा, मतलब ये आसानी से नीचे बैठ जाएंगे। झगड़ा बहुत होता है, प्यार मोहब्बत तो है नहीं, तो झगड़ा बहुत होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरन हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल आप लियोफोबिक में दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंटरेक्शन के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तीसरा आपके पास है टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्जन फेज। डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल के साइज के हिसाब से इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एक तो होता है मल्टी मॉलिक्यूलर, समझ में आ गया? मल्टी मॉलिक्यूलर। अब यहां लिखा है अग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेस देन 1 नैनोमीटर। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब पार्टिकल, डिस्पर्ज फेज की पार्टिकल की साइज काफी छोटी होती है। अब उनमें से काफी मॉलिक्यूल्स को मिक्स करके उसको कोलोइडल पार्टिकल की साइज में लाया जाता है, समझ में आ गया? उसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर, याद रखोगे। दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर, जिसमें साइज कोलोइडल पार्टिकल की साइज से काफी बड़ी होती है, ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, और उसको तोड़ के छोटा करके कोलोइडल सॉल्यूशन में लाया जाता है। एक होता है एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होता है? दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होकर कोलोइडल पार्टिकल बनाते हैं, समझ में आ गया? तो ये तीन तरह से डिवाइड होता है। मल्टी मॉलिक्यूलर, जिसमें साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है, इसमें बाय साइज बहुत छोटी होती है, इसमें साइज बहुत बड़ी होती है, इसमें मीडियम लेवल की होती है। ये बस यही फर्क है। तो ये टाइप ऑफ इंटरेक्शन के हिसाब से कोलोइडल पार्टिकल का साइज हो गया। अब हम आगे चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल की सबसे पहली प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। मतलब अगर आप यहां से लाइट पास करोगे तो जो प्योर सॉल्यूशन है उनमें से लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करोगे तो आपको लाइट का पाथ दिखेगा। देखो ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, आपको पाथ दिखेगा। देखो ये लाइट का पाथ दिख रहा है, दिख रहा है सब लोगों को? ये दिखेगा बट इसमें नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन में लाइट की स्कैटरिंग या पाथ दिखने लगता है। क्लियर हो गया? अगला है ब्राउनियन मोशन। आपके कोलोइडल सॉल्यूशन जो है डिस्पर्जन मीडियम में ब्राउनियन मोशन करता है, मतलब उनमें जिगजैग 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 टाइप मोशन होती है, याद रखोगे। ये कोलोइडल सॉल्यूशन में ब्राउनियन मोशन भी होता है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद चार्ज्ड कोलोइड्स। मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर जो कोलोइड्स होते हैं या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। उनको प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। मतलब आपका कोलोइडल पार्टिकल अपनी सरफेस के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल को एड्सॉर्ब कर लेता है।
इसको प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन कहते हैं, इसलिए वो चार्ज होते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। यहां पर एक कोलोइडल पार्टिकल है जो अपने प्रेफरेंशियली अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आयन को एड्सॉर्ब करके बैठा है। इसका मतलब क्या होता है, ज्यादातर कोलोइडल पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एग्जांपल के तौर पे पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल देखो, ये AgI कोलोइडल पार्टिकल था, इसने Ag+ आयंस को जो कि एक्सेस में थे अपने ऊपर प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब कर लिया। समझ में आ गया? इसीलिए क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड हो गया। तो कोलोइड पार्टिकल की खास बात ही होती है, वो कोलोइडल पार्टिकल क्यों है, वो सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि हर एक पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दे हेट ईच अदर। इसलिए यहां पर क्या होता है, ज्यादा मोहब्बत तो है नहीं दो पार्टिकल्स के बीच में, तो इसलिए यहां पर वो कोलोइडल पार्टिकल्स की रेंज में आ गए, एसोसिएट नहीं होते दोनों एक दूसरे से। तो ना तो वो सस्पेंशन में गए ना सॉल्यूशन में गए। इसको बोलते हैं बेसिकली हर कोलोइडल पार्टिकल पे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहां पर एग्जांपल किसका दिया हुआ है, AgI अगर Ag+ को प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब कर लेता है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बनाता है। इसी तरह से नेगेटिव पार्टिकल भी होता है। हर एक कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेफरेंशियली, मतलब कई कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेफरेंशियली अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को एड्सॉर्ब कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे FeCl3 जो NaOH के साथ रिएक्ट करके एक ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है जिसके ऊपर एक्चुअली नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव सोल हो गया। तो कोलोइडल पार्टिकल भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव सोल, नेगेटिव, मतलब चार्ज्ड होते हैं। अब मजे की बात, अगर वो चार्ज्ड हैं तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। अगर कोलोइडल पार्टिकल चार्ज होते जो कि हमने पढ़ा, तो उनमें इलेक्ट्रोफोरेसिस फिनोमिना हो सकता है। क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? उसमें आप लोग क्या करते हो, एक U-ट्यूब लेते हो, ठीक है, और उसको आप क्या करते हो, बैटरी से अटैच करते हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब अगर कोलोइडल पार्टिकल चार्ज हुए, मान लो आपने पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल डाले, तो वो कहां जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। भाई कोलोइडल पार्टिकल चार्ज होते हैं, अगर आपने यहां पर बैटरी लगा दी और सॉल्यूशन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो कहां जाएगा, नेगेटिव की तरफ। इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल चार्ज अगर आप अप्लाई करते हो और उसकी वजह से कोलोइडल पार्टिकल की मूवमेंट होती है, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। उसके बाद एक आता है फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन इज जस्ट लाइक प्रेसिपिटेशन। ये क्या होता है, पीपीटी। आप किस तरह से कोलोइडल पार्टिकल को सस्पेंड कर सकते हो। देखो कोलोइडल पार्टिकल बेसिकली सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के पार्टिकल होते हैं, जैसे कि शुगर और मिट्टी। शुगर और मिट्टी के बीच की बात होगी आटा, तो आटा कोलोइडल पार्टिकल है, ठीक है। अब हमें यह भी पता है कि कोलोइडल पार्टिकल चार्ज होते हैं। अगर हम लोग चाहें तो कोलोइडल पार्टिकल को सस्पेंड कर सकते हैं मिट्टी के जैसे मिट्टी कभी घुलती नहीं है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो आप कोलोइडल पार्टिकल को भी फ्लोक्यूलेट कर सकते हो, कोलोइडल पार्टिकल को भी प्रेसिपिटेट कर सकते हो। फ्लोक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन एक ही बात है। अब कैसे करोगे, दैट्स वेरी सिंपल। यहां पर आपको पता है वो चार्ज्ड होते हैं। अगर आपने चार्ज को खत्म कर दिया, देखो चार्ज है तो आप खुद से समझना, मैं इधर लिख के बताता हूं आपको। मान लो ये कोलोइडल पार्टिकल है, ठीक है। अब ये कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये सारे अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो दे हेट ईच अदर, तो एक दूसरे के साथ आएंगे नहीं और नीचे बैठेंगे नहीं। आप अगर इनका चार्ज खत्म कर दो, वैनिश देयर चार्ज। समझ में आ रहा है? अगर मैंने इनका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया तो इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये दूसरी को रिपेल क्यों कर रहे हैं, ये रिपेल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और हर किसी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए दे हेट ईच अदर। बट अगर मैंने इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया तो वो नीचे बैठ जाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है तो मुझे ऊपर से क्या डालना पड़ेगा, कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स डालने पड़ेंगे। अगर मैंने ऊपर से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डाल दिए तो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव को खत्म कर देंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हुए तो वो नीचे बैठ जाएंगे। नीचे बैठने का क्या मतलब है, पीपीटी बन गया। ये यही हुआ है। आप ये कोलोइडल पार्टिकल के अंदर ऊपर से आपने एक ऐसी स्पीसी डाल दी जो कि उसके अपोजिट चार्ज की थी, फिर पॉजिटिव ने नेगेटिव को खत्म किया और वो नीचे सस्पेंड हो गए। ये देखो, ये सस्पेंशन बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को फ्लोक्यूलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लोक्यूलेशन। किस किस को समझ में आ गया, बड़ी सिंपल भाषा में बोला मैंने, अभी बताओ किस किस को समझ में आ गया। फ्लोक्यूलेशन का मतलब होता है पीपीटी बिठाना, पीपीटी प्रेसिपिटेशन बिठाना, उसको फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच कोलोइडल पार्टिकल्स आर कोज्ड टू क्लम्प टुगेदर इनटू द फ्लॉक, नीचे बैठने को। अंग्रेजी लिखिए, घबराओ मत, कुछ नहीं है। यहां पर बेसिकली क्या होता है, यहां पर सारे कोलोइडल पार्टिकल चार्ज हैं, क्योंकि ये चार्ज हैं इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, वो नफरत, हेट। अब आपको क्या करना है, इनका चार्ज अगर खत्म कर दो तो वो नीचे बैठ जाएंगे। इसी को सस्पेंशन कहते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोक्यूलेशन। अब मजे की बात,
इस फ्लॉक्यूलेशन के ऊपर ही हार्डी-सुल्जे ने अपना रूल दिया था। वो क्या कहता है? हार्डी-सुल्जे ये कहता है, सिंपल सी बात है, जरा देखो, वो ये कहता है कि अगर आप लोग सस्पेंशन बिठाना चाहते हो, कोलोइडल पार्टिकल को नीचे धक्का देना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर से आपको कुछ नेगेटिव, अगर पॉजिटिव सोल है तो नेगेटिव वाले पार्टिकल ऊपर से डालने पड़ेंगे। अब ये हार्डी-सुल्जे सीधी सी बात बोलता है कि जो फ्लॉक्यूलेशन करने के लिए आप डाल रहे हो, ऊपर से जिसको भी डाल रहे हो, उस पे जितनी ज्यादा वैलेंसी होती है, उसकी फ्लॉक्यूलेशन पावर उतनी ज्यादा होती है। अब ये आपको सीधे सीधे समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको इस तरह से समझाता हूं, जरा समझो। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं थोड़ा, जिससे और अच्छे समझ में आएगा। हार्डी-सुल्जे का रूल क्या है, जरा आप समझना। ये क्या हुआ? तो हार्डी-सुल्जे का रूल क्या है, जरा आप उसको समझना, ठीक है? हार्डी-सुल्जे का रूल क्या है, जरा उसको समझना, मजा आ जाएगा आपको, कसम से कह रहा हूं, जो एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप देखो क्या कहता है वो। मैं मान लो कि मेरे पास है ना एक कंटेनर है, क्या है? कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर मान लो आपके पास है ना तीन कोलोइडल पार्टिकल है, तीन, 1 2 3। अब एक कोलोइडल पार्टिकल में मान लेता हूं कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक दूसरे के रिपेल कर रहे हैं, नीचे तो बैठेंगे नहीं। अब इसको बिठाने के लिए मैं क्या करूंगा? ऊपर से कुछ ऐसी चीज डालूंगा जिससे ये क्या करे, बेसिकली इसका अपोजिट चार्ज डालने वाला हूं, जिससे नीचे बैठ जाए। एक और प्रॉपर एग्जांपल लें, रुको, एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें 3 आपके पास कोलोइडल पार्टिकल है। थोड़े बड़े बनाता हूं जिससे ज्यादा समझ में आएगा। सपोज करो कि वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। आप एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। नेगेटिव समझना ज्यादा आसान है क्योंकि आप आयंस को जानते हो जो ऊपर से डालोगे। अब ध्यान से समझना, ये 3 है, समझ में आ गया? अब इसको प्रेसिपिटेट करवाने के लिए या सस्पेंड करवाने के लिए मेरे को ऊपर से क्या डालना पड़ेगा? कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन डालना पड़ेगा। सपोज करो कि मैंने वो डाला Na+, सोडियम प्लस डाला। मुझे बताओ ईमानदारी से, मैं यहां पर कितने Na+ डालूं कि ये तीनों के तीनों सस्पेंड हो जाएं? बताओ, मैं यहां पर कितने N+ डालूं कि ये तीनों के तीनों सस्पेंड हो जाएं? बताओ जल्दी, सवाल पूछा हूं, जल्दी से बताओ। मैं यहां कितने N+ डालूं, Na+, कि तीनों के तीनों सस्पेंड हो? गधे, 2 क्यों बोल रहा है? 3 है तो 3 डालने पड़ेंगे ना, 2 लिख रहे, 3 डालने पड़ेंगे ना। यहां उल्लू हो क्या? कोई 4 लिख रहा है। अरे यहां पर नेगेटिव पार्टिकल कितने हैं? 3, तो कितने पॉजिटिव डालने पड़ेंगे? 3। कोई कह रहा है 1। झंडू बाम हो क्या? इतनी अकल तो होगी तुम लोगों को। और कैसे कैसे लोगे बताओ? मतलब इतने से आसान से सवाल में भी तुम लोग कैसे कैसे जवाब देते हो? कोई कह रहा है 0, कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 10। बेटा तुम बोर्ड एग्जाम देने के लायक हो क्या? 4 क्यों कह रहे हो तुम लोग? बावड़े हो क्या? क्या कह रहा हूं मैं? 3 नेगेटिव पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल। अगर मुझे उसे नीचे बिठाना है तो मुझे कितने डालने पड़ेंगे? Na+, 3। यार ऐसे जवाब भी मत दो कि जिसमें सामने वाले को हंसी आ जाए और तुम्हें कहते बावड़े हैं। क्या एनसीईआरटी के एग्जाम क्या? वो पोखरियाल जी खुद कहेंगे इनके लिए मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनाऊं, जिनको छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं। पोखरियाल जी यही कहेंगे। पोखरियाल जी वैसे ही उनके तुम्हारे कमेंट सुन सुन के उनके बाल उड़े पड़े। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो 3 डालने पड़ेंगे। अगर मैं मान लो इसकी जगह मैं ये डालता हूं, Na+ डाला था पहले, अगर मैं इसकी जगह ये डाल दूं तो Ca+2। अब बताओ ये कितने डालने पड़ेंगे? Ca+2 आयन अगर यूज करता हूं, 3 है, उस पर चार्ज 2 है, कितने डालने पड़ेंगे? 3/2। नहीं, समझ में आ गया? उससे तो कम ही क्वांटिटी डालनी पड़ेगी ना। कितने डालने पड़ेंगे? Ca+2। एक तो डालना पड़ेगा जो 2 को लेके मरेगा, फिर एक बच जाएगा, आधा एक और डालना पड़ेगा, तो 1.5 ही डालना पड़ेगा। समझ में आया क्या? दोबारा समझाऊं। Na+ के डालने पड़ रहे थे 3, Ca+2 के डालने पड़ रहे 1.5। अगर मैं मान लो कि यहां पर Al+3 ले लूं तो वो कितना डालना पड़ेगा? अगर मैं Al+3 आयन लूं तो वो कितना डालना पड़ेगा बताओ? अगर मैं Al+3, गधे कई लोग रिपीट क्या गधे हो क्या? क्या ही करोगे तुम? बताओ Al+3 कितने डालने पड़ेंगे? 1। दोबारा समझो क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पास यहां पर 3 कोलोइडल पार्टिकल्स है। कोलोइडल पार्टिकल्स क्या है? 3 कोलोइडल पार्टिकल्स। कितने हैं? 3 कोलोइडल पार्टिकल। अब मैं उन 3 कोलोइडल पार्टिकल को नीचे बिठाना चाहता हूं, तो मुझे ऊपर से क्या डालने पड़ेंगे? अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो मुझे पॉजिटिव चार्ज डालना पड़ेगा। तो ऊपर से अगर मैं Na+ डालूं
तो मुझे कितने Na+ डालने पड़ेंगे? 3, क्योंकि Na+3 डालूंगा तो ये 3 के साथ रिएक्ट करके नीचे बिठा देंगे। तो मुझे Na+ कितने डालने पड़े? 3। Ca+2 कितने डालने पड़ेंगे? 1.5। और Al+3 तो एक ही डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ये एक के ऊपर +3 चार्ज है, जो तीनों -3 को नीचे बिठा देगा। तो बेटर क्या है? बेटर है Al+3। Al+3 इज बेस्ट। क्यों? क्योंकि ये एक ही काफी है। समझ में आया क्या? दोबारा समझाऊं, अकल लगाओ। ये एक ही काफी है, तो मेरे लिए बेस्ट क्या होगा? यही। तो हार्डी शुल्जे भी यही कहता है। हार्डी शुल्जे ये कहता है, मेरे बच्चों हाथ जोड़ के विनती करता हूं, दिमाग थोड़ा ताजा करो, फ्रेश। लास्ट है, हार्डी शुल्जे ये कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, किसी आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी फ्लॉक्यूलेटिंग पावर भी उतनी ज्यादा होगी। इतनी सी कहानी है। तो फ्लॉक्यूलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। याद कर लो। अब कई लोग तो इसमें भी रिपीट कराते हैं, मेरे नाम भरोसे हो तुम लोग। क्लियर हो गया सब लोगों को? क्लियर हो गया कि प्रेसिपिटेशन पावर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा चार्ज होगा फ्लोकुलेशन उतनी आसान होगी। तो यहां पर यही है हार्डी शुल्जे रूल। ये कहता है ग्रेटर इज द वैलेंसी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 ही होती है। ग्रेटर इज द फ्लोकुलेटिंग पावर। खत्म। तो अगर नेगेटिव सोल को फ्लोकुलेट करना है तो Al+3 आसानी से करेगा, Ba+2 फिर Na+। सबसे अच्छी फ्लोकुलेटिंग पावर किसकी होगी? Al+3 की। और अगर पॉजिटिव सोल को फ्लोकुलेट करना है तो नेगेटिव डालना पड़ेगा। इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे है? -4। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है। फिर -3, फिर -2, फिर -1। तो सबसे ज्यादा फ्लोकुलेटिंग पावर किसकी होगी? इसकी, नेगेटिव सोल में। समझ में आ गया? पॉजिटिव सोल में इस नेगेटिव चार्ज की और नेगेटिव सोल में इस पॉजिटिव चार्ज की। ले देखिए, सिंपल सी बात है। चार्ज पे जितना, आयन पे जितना चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी फ्लोकुलेटिंग पावर होगी। फिनिश। किस किस को समझ में आ गया? आ गया सबको समझ में? फाइनली अब हमारी थ्योरी हो गई खत्म। मैं रंजन के बच्चे, सही बता रहा हूं मैं, उल्लू हो गया तुम? इतनी सी बात समझ नहीं आई? सीधी सी बात बताओ, जितना ज्यादा चार्ज फ्लोकुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। खत्म, और कुछ नहीं है। अब तो समझ लोगे, चार्ज तो पहचान लोगे बस। तो अब चलते हैं टॉप 10 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो वी विल डू टॉप 10 क्वेश्चंस। चलो शुरू करते हैं। सो टॉप 10 क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तैयार हो? अब 10 सवाल करने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर लिया तो बल्ले बल्ले। तो अब हम लोग देखो 10 सवाल करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहना, क्योंकि जितनी थ्योरी की है उस पर सवाल तो करने बनते हैं ना, बिना उससे फायदा ही क्या निकलेगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, स्पेशल ऑफर है, क्रैश कोर्स पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट 2021, 7,500 का पूरा कोर्स है। ये कूपन कोड है, यूज करके नीट पूरे सिलेबस का आप लोग कर सकते हो, क्या कोर्स ले सकते हो। कल 30 तारीख से बैच शुरू हो रहे हैं। अभी भी आपके पास डिस्काउंट का ऑफर है, 2,500 रुपए डिस्काउंट है। अब हम चलते हैं 10 सवाल करते हैं। 10 क्वेश्चंस। तैयार हो तुम लोग? 10 क्वेश्चंस विद मी। पहला सवाल क्या, जरा पढ़ो। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। कहता है, इन रेफरेंस ऑफ फ्रूडलिच आइसोथर्म राइट द एक्सप्रेशन फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। मतलब ले दे के बात यह है कि फ्रूडलिच के आइसोथर्म को लिखना है, फ्रूडलिच के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को लिखना है। तो क्या है ये फ्रूडलिच के आइसोथर्म? कौन बताएगा बच्चों, कौन बताएगा? x/m इज इक्वल्स टू k। उसके साथ में क्या लिखा था? प्रेशर टू द पावर 1/n। सिर्फ यहां खत्म नहीं होगी, आपको ये लिखना पड़ेगा x क्या है। x क्या है यहाँ पे? एड्सॉर्बेट का मास। m क्या है? एड्सॉर्बेंट का मास। k क्या है? कांस्टेंट। 1/n क्या है? कांस्टेंट। यहां पर 1/n की वैल्यू 0 से 1 होती है। p क्या है? प्रेशर। उसको लिख के आ जाना था कि भाई जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर 1/n। खत्म कहानी। तो ये 1 नंबर का है। क्लियर हो गया? यही लिख के आना है आपको, और चाहो तो उसको लॉगरिथमिक वे में भी लिख के आ जाओ, तुम्हारी मर्जी है। चलो अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 2, राइट वन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एंड कॉलॉइड्स। इन दोनों में आपको एक डिफरेंस लिखना है। इनका सिंपल डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल की जो साइज होती है 1 नैनोमीटर से कम होती है, जबकि कॉलोइडल पार्टिकल की साइज जो होती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। मेरे से तुम 10-12 एग्जांपल ले लो उसके। सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज होती है 1 नैनोमीटर से कम, जबकि कॉलोइडल पार्टिकल की साइज होती है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में।
ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है। टिंडर नहीं बोल रहा हूं, टिंडल बोल रहा हूं, टिंडल। एक टिंडर भी होता है, टिंडर, टिंडर नहीं, टिंडर से डरो, तुम भी उस लायक नहीं हो। एक होता है टिंडल, तो टिंडल इफेक्ट ही दिखाता है, वो नहीं। ये ब्राउनियन मोशन नहीं करते, ये ब्राउनियन मोशन करते हैं। इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है। सॉरी, हाँ सही बोला। तो एग्जांपल लिखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज होती है ये, जब ये कोलोइडल पार्टिकल की साइज होती है ये, इस तरह से लिखना है। नैनोमीटर में लिखो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, इन रेफरेंस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री डिफाइन डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? मैंने आपको डायलिसिस तो कवर नहीं करवाया, बट एक्चुअली डायलिसिस को आप कवर कर सकते हो। डायलिसिस क्या होता है? बायो के बच्चों को डायलिसिस का पता है, आप बायो के अंदर ही डायलिसिस की टर्म पढ़ते हो। डायलिसिस में आई थिंक आप किडनी को छानना, किडनी के अंदर कुछ मतलब बहुत डायलाइज करना, छानना, जिसमें से गंदगी निकल जाए। तो यहां पर कोलोइडल पार्टिकल के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको पता है कोलोइडल पार्टिकल क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को अलग कर दें और कोलोइडल पार्टिकल को अलग कर दें, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। तो आपको लोग याद रखना, कुछ नहीं है इसके अंदर, इट्स वेरी इजी। डायलिसिस इज द प्रोसेस, बाप रे कैमरा पूरा हिल गया। Dialysis is the process in which removing or dissolved suspension from the colloidal solution mean diffusion of so stable में। ये कुछ नहीं है, फर्जी है। ओवरऑल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये अंग्रेजी में लिख दिया है, वो ध्यान तो देते नहीं है। तो देखो होता क्या है, मैं आपको समझाऊं। ओवरऑल क्या होता है, यहां पर आप क्या करते हो, एक बर्तन लेते हो। आपने कभी वो नहीं किया क्या, मम्मी ने घर पे छाना होगा ना आटा, या मम्मी ने घर पे कभी वो छाना होगा पनीर। पनीर दूध से क्या बनता है? दूध से मक्खन निकलता है, तो दूध में से मक्खन को छाना होगा। या छेना बनाते तो छानते हैं, तो वो डायलिसिस प्रोसेस वही है बेटा, और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाओगे, उसमें ऊपर आप कोलोइडल सॉल्यूशन को डालोगे, तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो तो साइज बड़ी होती है तो यहीं रह जाएंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो नीचे निकल जाएंगे। बस इसी को डायलिसिस कहते हैं। ओवरऑल बताऊं तो मतलब ये है उसका। अरे ये अंग्रेजी में बताएं 4 लाइन लिख के क्या है पता नहीं, तो ये मतलब वही है उसका। आगे चलते हैं, चौथा सवाल। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच सोल एंड जेल। सोल एंड जेल का एग्जांपल दो, सोल का एग्जांपल और जेल का एग्जांपल, ये आपको देना है। ये क्या होता है? सोल मतलब सॉलिड इनटू लिक्विड। ये क्या होता है? लिक्विड इनटू सॉलिड। सॉलिड इनटू लिक्विड पेंट, लिक्विड इनटू सॉलिड जेली। एग्जांपल आप दिए थे, ये देखो। सोल होता है सॉलिड इनटू लिक्विड, पेंट एग्जांपल होता है। जेल का मतलब लिक्विड इनटू सॉलिड, चीज और बटर एग्जांपल होता है। बहुत बढ़िया। पांचवा सवाल, व्हाट कॉजेस ब्राउनियन मूवमेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में ब्राउनियन मोशन होता है, ठीक है। व्हाट कॉजेस, क्या कारण है उसका? ये है कारण, सॉल्वेंट पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली हिटिंग द कोलोइडल पार्टिकल कॉजेस द ब्राउनियन मोशन। एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं। अरे सोचो ना आपकी बार बार ये ब्राउनियन मोशन ऐसे जिगजैग क्यों हो रहा है? अरे ऐसे ही हो रहा होगा ना, ये इस वजह से हो रहा होगा। देखो समझना जरा कैसे होता है। ये दीवार है, मैं चल रहा हूं, टकरा रहा हूं ना मैं, समझ रहे हो? कभी देखा होगा जिसने पी रखी होती है उसको कोई होश नहीं होता, वो सामने की दीवार पे यही ब्राउनियन मोशन। सो ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या होता है? दे हिट ईच अदर। समझ में आ गया? तो ये मतलब होता है, इसलिए ब्राउनियन मोशन होता है। छठा सवाल कहता है डिफाइन दी फॉलोइंग। टिंडल इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिफाइन करो। दैट्स वेरी इजी। टिंडल इफेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे? टिंडल इफेक्ट में अगर आप कोई यहाँ पे फ्लैश लाइट लोगे तो सॉल्यूशन में उसका पाथ नहीं दिखता, नो पाथ विजिबल। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में उसका पाथ दिखेगा, जो लाइट है उसका पाथ दिखेगा लिक्विड के अंदर से। इसी को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? क्योंकि हमारे जो कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, तो अगर आप लोगों ने ऊपर से बैटरी लगा दी तो चार्ज पार्टिकल जैसे पॉजिटिवली चार्ज हो तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मतलब मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल व्हेन यू अप्लाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आगे का सवाल देखो, सातवां सवाल कहता है आपसे व्हाट हैपन व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeOH इज शेकन विद लिटिल अमाउंट ऑफ डिल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ FeCl3। अगर आप लोग यहां पर FeOH जिसका पीपीटी है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, उसके अंदर आपने FeCl3 का थोड़ा सा अमाउंट डाल के उसको शेक कर दिया तो क्या होगा? पहला सवाल।
तो ये बड़ा कॉमन है, इससे कोलोइडल, ये जो है ना FeOH पीपीटी में था, उसका कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन की वजह से। बताता हूं, बहुत सिंपल है। दूसरा सवाल है कि persistent dialysis of colloidal solution carried out, solution is carried out। तो आपसे पूछा कि persistent dialysis colloidal solution का कैसे carried out होता है, ये दो सवाल पूछे हैं आपसे, तो मैं इसका जवाब दूं आपको, बेहद आसान है। पहला सवाल तो बेहद आसान है। आप देखो FeOH का जो सॉल्यूशन है बेसिकली उसका पीपीटी बैठा हुआ था आराम से, देखो जरा ध्यान से चेक करना, ये FeOH के पार्टिकल पड़े हुए अंदर से मस्त मदमस्त हाथी की तरह। ये क्या है? FeOH, पी पा रखी थी, पड़े हुए, समझ में आ गया? ये पड़े हुए नीचे आराम से, पीपीटी बना हुआ है। अब अचानक से तुमने क्या किया है, इसके अंदर FeCl3 का सॉल्यूशन डाल दिया। FeCl3 में Fe+3 के आयन होंगे। अब ये Fe+3 के आयन क्या करते हैं, जाके प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन कर लेते हैं। यही एक जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल को मैं यहां बना रहा हूं, इसके चारों तरफ Fe+3 वाले पार्टिकल क्या करेंगे, प्रेफरेंशियली एडसॉर्ब हो जाएंगे। हो गए एडसॉर्ब। ऐसे ही ये वाला पार्टिकल ले लो, इसके चारों तरफ जाके एक दीवार बना लेंगे, प्रेफरेंशियली एडसॉर्ब हो जाएंगे। हो गए। अब ये भी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। दे हेट ईच अदर, और हेट करेंगे तो क्या होंगे, रिपेल करेंगे। अब नीचे बैठना बंद कर देंगे और बहने लगेंगे। समझ में आ गया? जिससे क्या बन गया, पीपीटी से कॉलोइड तैयार हो गया। समझो, अगर आप लोगों ने FeOH में से FeCl3 डाल दिया तो प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन से पीपीटी से कॉलोइड तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? ये मतलब है इसका। चलो, तो फाइनली इसका आंसर आपके सामने, अगर आपने ये देखो आपके सामने पॉजिटिव सोल तैयार हो जाएगा। मैं दिखाया था आपको, पॉजिटिव सोल तैयार हो जाएगा, कॉलोइड तैयार हो जाएगा। लिखा हुआ FeOH precipitate turns into positively charged colloid solution, बोला था ना मैंने, ये वही है। क्लियर हो गया? इसी तरह से कोई पूछते कि यहां पर डायलिसिस, अगर आप कंटिन्यू डायलिसिस करते हो कोलोइडल पार्टिकल्स का, तो फाइनली वो क्या होगा, आप क्या कर रहे हो जरा सोचो। अगर आप कंटिन्यूअसली कोलोइडल पार्टिकल की डायलिसिस ही करते जा रहे हो, इसका मतलब कोलोइडल पार्टिकल से पॉजिटिव चार्ज को अलग करते जा रहे हो, या फिर अपन बोले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अलग करते जा रहे हो, तो फाइनली उसका पीपीटी बन जाएगा। भाई चार्ज को हटाना पीपीटी बना देगा, और चार्ज डालना क्या बना देगा, उसको कोलोइडल सॉल्यूशन बना देगा। तो ये दो चीज पूछी है, यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशन बन रहा है, नीचे में डायलिसिस करोगे तो वो पीपीटी में बदल जाएगा। क्योंकि डायलिसिस का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ आयन, चार्ज को रिमूव करना डायलिसिस कहलाता है। अगला सवाल, 8वां सवाल है, राइट वन डिफरेंस विद द फॉलोइंग, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड एंड एसोसिएटेड कोलोइड एंड सोल और जेल में क्या डिफरेंस होता है। मल्टी मॉलिक्यूल में वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको आप कंबाइन करके कोलोइडल सॉल्यूशन में लाते हो। एसोसिएट सोलोइड में भी क्या होता है, इनका जो साइज होता है वो मल्टी मॉलिक्यूलर से कम होता है, लेकिन यहां काफी ज्यादा होता है, तो आपस में मिक्स होके वो क्या बनाते हैं, कोलोइडल पार्टिकल। एग्जांपल देता हूं, सोल और जेल का एग्जांपल तुम पहले से जानते हो। तो मल्टी मॉलिक्यूलर को समझ लो और एसोसिएट को समझ लो, ये सिंपल से दो लाइन लिख के आनी है। क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर फॉर्म कोलोइड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंस्टेंटली, छोटे छोटे मल्टी मॉलिक्यूलर में छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिक्स होके मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइडल पार्टिकल बना लेते हैं। एसोसिएट में क्या होता है, ये आपको एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में ज्यादा कंसंट्रेशन लेनी पड़ती है और समय ज्यादा लगता है कोलोइडल पार्टिकल बनाने में, तो इसको आप लोग एग्जांपल से समझना, ठीक है। और सोल और जेल में क्या फर्क होता है, सोल एग्जांपल है आपका पेंट और जेल का एग्जांपल है जेली। तो ये आपको दो दो लाइनें वहां लिख के आनी है अगर आपको 2 मार्क्स चाहिए तो। इट फॉर्म्स कोलोइड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इंस्टेंटली, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो मिक्स होकर कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेंगे, उस साइज में चले जाएंगे। एसोसिएट में आपको ज्यादा क्या करना पड़ता है, फॉर्म्स कोलोइड ओनली अबव हायर कॉन्सेंट्रेशन, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद जब आप मिक्सिंग करते हो तभी वो एसोसिएट होकर कोलोइड बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाते, ठीक है, ये मतलब होता है। अब 9वां सवाल है, व्हाट इज एन एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, डिस्क्राइब द फ्रूडलिच आइसोथर्म, एंड दैट्स वेरी इजी, बहुत बार कर चुके हैं, अभी फिर से देख लो। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब ये है कि कितना एडसॉर्बेंट पे एडसॉर्ब होगा, वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, और उसी के हिसाब से फ्रूडलिच ने आइसोथर्म दी थी, ठीक है। उसमें टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप टेम्परेचर को वेरी करोगे तो ग्राफ नहीं बना पाओगे। और फ्रूडलिच का आइसोथर्म इसी को लेके x/m = k p⁻⁴ ये तो आएगा, पक्का आएगा, समझ में आ गया। और इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है x/m वर्सेस p, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे x/m की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर एडसॉर्प्शन घटती है। अब फाइनली आखिरी सवाल, 10वां सवाल क्या पूछता है, गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, ब्राउनियन मूवमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कोलोइडल सॉल्यूशन, रीजन दो। ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, रीजन दो। एडिशन ऑफ एलम प्यूरिफाइज वाटर, इसका रीजन दो।
तो इनके 3 के रीजन देने हैं, क्या लिखोगे? तो इसके रीजन जरा आप चेक करो। पहला, ब्राउनियन मूवमेंट हेल्प्स कोलोइडल पार्टिकल नॉट टू सेटल डाउन। ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से पार्टिकल कभी सेटल डाउन हो ही नहीं सकते, वो घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते। यही तो सवाल पूछा। ब्राउनियन मूवमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कोलोइडल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ब्राउनियन मोशन की वजह से आपके पार्टिकल ऐसे 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 करके जिगजैग मोशन करते रहेंगे, कभी नीचे जाएंगे नहीं, नीचे जाएंगे नहीं तो पीपीटी कहां से बनेगा? तो कोलोइडल सॉल्यूशन आपका हमेशा तैयार ही रहेगा। बी, ट्रू सॉल्यूशन क्यों टिंडल इफेक्ट नहीं देते? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन की जो पार्टिकल की साइज होती है बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, इसलिए वहां से वो पाथ दिखता ही नहीं है। कैन नॉट स्कैटर द लाइट। और आखिरी सवाल है, व्हेन एलम का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस इज एडेड टू वाटर इट फॉर्म्स जेल लाइक प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन। वो AlOH टाइप का जेल लाइक प्रेसिपिटेट बना लेता है। समझ में आ गया? और यही प्रेसिपिटेट अटैक करता है इंप्योरिटी पर और वो नीचे बिठा देता है। इस तरह से एलम वाटर को प्यूरिफाई करता है। तो एलम में जो ये होता है वो पानी के साथ AlOH होल थ्राइस बनाता है और यही इंप्योरिटीज को लेके नीचे बैठ जाता है। ये वही वाली कहानी है लास्ट में, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। समझ में आ गया? तो हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो Al2SO4 होल थ्राइस जो है वो पूरी तरह से नीचे लेके डूब जाता है AlOH की वजह से। समझ में आ गया? ये फाइनली वाओ अमेजिंग सरफेस केमिस्ट्री बल्ले बल्ले खत्म हो गई। जिसने पूरी क्लास अटेंड करी है अपने आप को शाबाशी दो आज। से योरसेल्फ शाबाश मेरे शेर। पूरा सरफेस केमिस्ट्री खत्म किया मैंने अरविंद अरोड़ा के साथ में। अपने आप को एक बार बोलो वेरी गुड, मेरी तरफ से बोलो वेरी गुड, बहुत जरूरी है। लेकिन शाबाश ऐसा बोलो, शाबाश। अपने आप को शाबाशी देना सीखो। शाबाश ऐसे बोलो, शाबाश मेरे शेर। मतलब ऐसे बोलो कि मैंने बोला है तुम्हें, तुम अपने तरफ से बोलो चैट के अंदर। बहुत बहुत बधाई हो। फाइनली आपको फिर से कहूंगा, अगर आप नीट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7,500 रुपए का क्रैश कोर्स है, मात्र 10,000 नहीं 7,500, 2,500 का डिस्काउंट है। आप इसके लिए ए नीट कूपन कोड यूज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाओ। पूरा नीट का सिलेबस, पूरे डाउट सोल्व होंगे, टेस्ट पार्ट टाइम फुल टाइम टेस्ट होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए, टू वे इंटरेक्शन एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड गाइस क्रैश कोर्स पीसीबी 30 नवंबर से शुरू हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ए नीट कूपन कोड है, फटाफट से जाओ और यस 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 ज्वाइन करो मेरे प्यारे बच्चों, ज्वाइन करो। एंड फाइनली टेलीग्राम का हमारा ग्रुप वेदांतु नीट ऑफिशियल मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं, तो ले लेना जाके। एंड फाइनली सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि इतनी बढ़िया स्प्रिंट और बोर्ड की इतनी अच्छी तैयारी सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं चल रही है, आपको बताता हूं बोर्ड स्प्रिंट फिजिक्स में भी चल रही है, बोर्ड स्प्रिंट बायोलॉजी में भी चल रही है, बॉटनी में भी चल रही है, जूलॉजी में चल रही है। उसका आपको हम लोग सुबह से शाम तक देते रहते हैं कि भैया ये इस टाइम पर होगा, इस टाइम पे होगा, तो जाके जरा चेक करना। ठीक है गाइस, अगले सेशन में मिलते हैं। टिल देन खाना वाना खा के आऊंगा मैं आराम से, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ। नाउ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट लाइक करना मत भूलना। डू लाइक द सेशन, क्योंकि दिल जिसका बड़ा है बड़ा वही होता है। तो आप बड़े हो दिल के तो लाइक जरूर करके जाना। अगले सेशन में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।